नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं शुरू करने वाला हूँ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, उसको लैटिस एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कैटायन और एनायन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उससे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आयोनिक बॉन्ड। कोई आयोनिक बॉन्ड कितना स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या उसकी स्ट्रेंथ कम है, इन सारे चीज़ों का कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है? उसकी लैटिस एनर्जी से। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा आएगा। और अगर लैटिस एनर्जी कम आती है तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है? कम आती है। तो सवाल उठता है कि लैटिस एनर्जी कहते किसको हैं? तो एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ले लेता हूँ NaCl। ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड में है। इसका एक मैं लैटिस बना देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ ले लिया सोडियम का कैटायन, यहाँ ले लिया Cl माइनस का एनायन, यहाँ ले लिया Cl माइनस का एनायन, यहाँ ले लिया कैटायन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ Cl माइनस एनायन है तो यहाँ कैटायन को रख लेता हूँ, यहाँ कैटायन है तो यहाँ एनायन रख देता हूँ, यहाँ एनायन है तो यहाँ पे कैटायन को रख दूंगा, और यहाँ कैटायन है तो यहाँ पे भी एनायन रख दूंगा। ठीक है ना, तो ये एक लैटिस है, ये एक लैटिस है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसी को क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे? the minimum amount of heat energy required to dissociate 1 mole of ionic compound to its constituents ions in gaseous state। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इतनी सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करना है जिससे ये पूरा का पूरा NaCl का क्रिस्टल क्या हो जाए? टूट जाए। और टूटने के बाद इस बात की ज़रूर गारंटी ले लेना कि ये कैटायन और एनायन दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर ले। इनके बीच में गैप क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अगर मान लो ये Cl माइनस और Na प्लस फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर से लैटिस का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पर जोर दिया है कि ये घटना कहाँ होनी चाहिए? गैसियस स्टेट में। मतलब दोनों आयंस में कैटायन और एनायन को इतना सेपरेट कर दो कि वो कहाँ पहुँच जाएं? गैसियस फेज में पहुँच जाएं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये हमेशा किसके कंसेप्ट में मेज़र किया जाता है? मोल के रिस्पेक्ट में। हमें जो भी डेटा गिवन रहेगा लैटिस एनर्जी का वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 कैटायन, 2 कैटायन और 3 कैटायन है, 4 कैटायन और 4 एनायन है। तो ऐसा नहीं है, 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायंस को आपस में सेपरेट करना है। समझ रहे हो ना? 1 मोल का मतलब कितना होता है? 1 2 3 4 नहीं, लाखों करोड़ों अरबों। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 मोल NaCl का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 NaCl के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, आगे है क्या? मॉलिक्यूल्स। अब बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये NaCl है, अभी कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में है। ठीक है, आपने कुछ इसको हीट एनर्जी क्या किया? प्रोवाइड किया, इसको कुछ हीट एनर्जी दिया, तो क्या होगा? ये टूट जाएगा Na के प्लस चार्ज में और Cl के माइनस चार्ज में। आपने इसको कितना? इसके 1 मोल को तोड़ने की कोशिश किया, कैटायन और एनायन में टूट गया। किस में टूट गया? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को गैस फेज में लेकर जाना है। तो ये कहाँ पहुँच गया? गैस फेज में। तो इस दौरान जो इसने हीट एनर्जी कंज्यूम किया है उसी को कौन सा एनर्जी बोला जाता है? डेल्टा H लैटिस। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप लोग जरा सा, यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है?
बताइए इस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा है? ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा, इसको जरा रिवर्स करते हैं। ये था सोडियम का कैटायन, गैस फेज में था। ये था एनायन, जो कि ये भी किस में था? गैस फेज में था। मान लो ये 1 मोल है, ये भी बच्चों ले लेता हूँ कितना? 1 मोल। अब 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और यहाँ पे 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl सॉलिड क्या हो गया? जनरेट हो गया। अब बात को समझो, सोडियम का कैटायन अनस्टेबल होता है क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। Cl माइनस का एनायन अनस्टेबल होता है क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। तो दोनों ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या बना दिया? NaCl, मतलब एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो जब ये NaCl बना होगा तो न्यूट्रलाइज हुआ होगा। जब ये न्यूट्रलाइज हुआ होगा तो बॉन्ड बनने के दौरान यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। कुछ हीट एनर्जी क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। और जो हीट एनर्जी रिलीज होता है वो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच किस में आता है? हमेशा नेगेटिव में आता है। अच्छा, एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको तोड़ा, इसको तोड़ने की जो एनर्जी लगी उसे तो लैटिस एनर्जी बोला। यहाँ ये दोनों जब ज्वाइन हुए तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं? उसे भी बोला जाता है बच्चों को यार डेल्टा एच एल ई, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या सोचा? 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़कर कंस्टिट्यूएंट आयंस में अगर कन्वर्ट करना है तो उस दौरान जो हीट एनर्जी कंज्यूम होगा वो भी क्या होगा? वो एनर्जी। और साथ ही साथ 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन जब अट्रैक्ट करेंगे तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होगा ये दोनों एनर्जी क्या आते हैं? इक्वल, ठीक है। तो 1 मोल आयनिक बॉन्ड के 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए वहाँ पे दोनों एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। दोनों एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। बस यहाँ पे एंडोधर्मिक है, यहाँ पे एक्सोधर्मिक है। एंडोधर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। और एक्सोधर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। तो इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लैटिस एनर्जी के बारे में इतनी बात तो हो गई। अब हम लोग समझने वाले हैं लैटिस एनर्जी को कंपेयर कैसे किया जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया, हमने सीख लिया थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। क्या सीखा? हमने यही सीखा कि लैटिस एनर्जी एक्सोधर्मिक भी हो सकता है और एंडोधर्मिक हो सकता है, ठीक है। एक्सोधर्मिक कब हो सकता है? जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोला जाता है, जो कि एक्सोधर्मिक होता है। और किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर हम तोड़कर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करते हैं इन गैसियस स्टेट तो वहाँ पे भी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको भी क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अच्छा, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बन जाए, मतलब मजबूत, एकदम तगड़ा, तो उनको तोड़ने में क्या होगी? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात को समझिए। और मान लीजिए कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब वीकर बन रहा है, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड का अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उनकी लैटिस एनर्जी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी बच्चों डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर। कैटायन और एनायन के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी लैटिस एनर्जी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। अब उसके अट्रैक्शन फोर्स को हम कैसे न्यूमेरिकल के बेसिस पे लिख सकते हैं? जरा देखिए, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस डिवाइडेड बाई R। ये जो इक्वेशन है ये 1918 में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्स बोर्न और एक का था नाम अल्फ्रेड लोंडे। 2 लोगों ने मिलकर इसको एक्सप्लेन किया था। हम इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे, हल्का सा लिटिल इंट्रोडक्शन में आपको आगे दूंगा कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। अभी आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि इसका पास्ट क्या है, अभी बेसिकली बस इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो भैया उन्होंने बोला कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस एंड R। अब जरा समझिए Q प्लस क्या है। Q प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? Q प्लस का मतलब
चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। और Q माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। और इसके बाद ये R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब जरा समझिए, मैं बना लेता हूँ ये एक एटम और ये हो गया दूसरा एटम, ठीक है। मान लीजिए ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बस उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आर। दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। और बात को समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक किसका रेडियस है बच्चों, कैटायन का, और यहाँ से यहाँ तक किसका रेडियस है, एनायन का। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अब हम अपने आंसर्स को निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपसे पूछ लूँ ये NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 है, आयनिक कंपाउंड है, AlCl3 है, ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि इसके लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, इसमें लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले काम रहेगा हमारा चार्ज के बारे में सोचना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत कर बैठते हैं। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, चार्ज के बारे में, ठीक है। अच्छा, चार्ज का मतलब कैटायन पे कितना चार्ज है और एनायन पे कितना चार्ज है। जैसे मान लीजिए ये है सोडियम, इस पे चार्ज है +1, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। बात को समझिएगा, Cl पे चार्ज कितना है, माइनस, Cl पे चार्ज कितना है, माइनस, Cl पे चार्ज कितना है, माइनस। आप अगर ध्यान दो तो माइनस 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 फिक्स है, मतलब Q माइनस Q माइनस Q माइनस क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर आप प्लस चार्ज पे ध्यान दो तो यहाँ पे मात्र एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो एक बात बताइए, चार्ज डेंसिटी कौन से कैटायन पर ज़्यादा है, बताइए ज़रा सा, चार्ज डेंसिटी कौन से कैटायन पे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ एक ऑर्डर लिखूँ, चार्ज डेंसिटी कौन से कैटायन पे ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम +3 पे ज़्यादा है, मैग्नीशियम +2 पे कम है सर, और सोडियम प्लस चार्ज पे उससे भी कम है। तो याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, अभी यहाँ कैटायन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो लैटिस एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q+ एंड Q-। Q- हर जगह क्या है, फिक्स है, और Q+ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर Q+ बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों की इनके दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा या जब प्रोडक्ट होगा तो इन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हाइयर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ लोअर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे उससे भी कम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है मतलब अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी उससे भी कम है तो यहाँ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो एक बात बताइए, इन तीनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, यस, AlCl3, MgCl2 एंड NaCl का, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, तैयार है ना। चलिए यहाँ लिख दिया बच्चों NaCl, ठीक है ना। NaCl को हटाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। अब ज़रा सा देखना, अच्छा बड़े ध्यान से सोचना, अभी हम एक झटके में आंसर निकालेंगे। Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये तीनों के चारों में क्या है, एनायन है। एनायन में कौन है, Cl माइनस, एनायन तो फिक्स है। यहाँ पे Cl माइनस का एनायन है, यहाँ पे Cl माइनस का एनायन है, यहाँ पे भी Cl माइनस का एनायन है, यहाँ पे भी Cl माइनस का एनायन है। Q माइनस का चार्ज क्या है, फिक्स है। बात को समझना, Q माइनस का चार्ज फिक्स है। यहाँ पे भी लिथियम का कैटायन है, यहाँ पे भी सोडियम का कैटायन है, यहाँ पोटेशियम का कैटायन है, यहाँ पे तो रुबिडियम का कैटायन है।
अब मैं आपको बताऊं आप क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अब क्या करें? चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है। तो याद रख लेना बच्चों, अगर चार्जेस सेम आ जाएं, अगर चार्जेस क्या आ जाएं? सेम। यहाँ मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा ये बात को। इफ़ चार्जेस ऑन आयंस आर सेम देन कंसीडर साइज, देन कंसीडर साइज। तो देन कंसीडर साइज। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब कि लैटिस एनर्जी घटेगा अगर साइज बढ़ेगा। अबे मेरे बात को समझिए, बात को समझिए आप। भाई छोटा सा कैटायन है, एनायन भी छोटा सा है, थोड़ा बड़ा कैटायन, थोड़ा और बड़ा कैटायन, उससे भी बड़ा कैटायन। तो एक बात समझो, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो कैटायन की साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर कैटायन की साइज बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आयनिक बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए या हाईली स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन का क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा नज़दीक से लगेगा, थोड़ा दूर से लगेगा, थोड़ा और दूर से लगेगा, थोड़ा और दूर से लगेगा। एक बात बताइए, अट्रैक्शन फोर्स पास पास में रहेगा तब ज़्यादा लगेगा कि दूर दूर रहेगा तब ज़्यादा लगेगा? बताइए। अवश्य आपका आंसर सही है कि जब दूर दूर रहेगा तो क्या होगा? कम लगेगा, पास पास में रहेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम है। भैया ये रहा आपका क्या आंसर। अब हम लोग कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे, लिखिए जल्दी से। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है उस हिसाब से, ठीक है? यहाँ हो सकता है रैंडम ऑर्डर लिखा हो, लेकिन इसके नीचे आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। चलिए अब फटाफट लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक कैटायन है, ठीक है ना? कैटायन पर एक ही पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन की संख्या को काउंट नहीं कर रहा हूँ, कैटायन पे चार्ज कितना है उस पर देखिएगा। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और दो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और दो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज है और दो निगेटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम में +3 होता है, पता है ना? अब एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसके पास में है? मतलब कहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है? यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ 3 प्लस चार्ज। और माइनस काउंट करो तो -2 -2 -2 -2। हर जगह एनायन तो सेम है। कैटायन की चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम पे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका मतलब Al2O3 के लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आएगी। ये तो क्लियर। अब बात फंस रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, लड़ाई बराबर की आ चुकी है। क्यों? +2 +2 -2 -2। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम छोटा कैटायन होता है, बात को समझिए, और कैल्शियम बड़ा कैटायन होता है। मैग्नीशियम छोटा कैटायन होता है, कैल्शियम बड़ा कैटायन होता है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, शॉर्ट है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस कम है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देन कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है ना? और उसके बाद कौन आएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है? कम। सबसे पहले आपको चार्ज डेंसिटी देखना है। चार्ज डेंसिटी अगर सेम आ जाए तो आपको देखना है किसके बारे में? साइज के बारे में। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है। समझिएगा,
क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है। फिर से चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ +1 -1 +1 -1, लेकिन यहाँ +2 है। इसका मतलब इन दोनों की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। अब इन दोनों की लैटिस एंथैल्पी तो ज़्यादा होगी, लेकिन इन दोनों में बाजी कौन मारेगा, अब वो समझिएगा। मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है, कैल्शियम का साइज बड़ा होता है। साइज छोटा है मतलब कैटायन एनायन पास पास में है, अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कैटायन एनायन दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन कम डोमिनेट करेगा। इसका मतलब इन दोनों में बाजी कौन मारेगा, MgCl2 देन CaCl2। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में बताइए NaCl और KCl में, ऑफ कोर्स NaCl का ज़्यादा आएगा और KCl का कम आएगा। कैसे पता चला, सोडियम कैटायन साइज में छोटा होता है, पोटेशियम का कैटायन साइज में बड़ा होता है। तो यहाँ पे शॉर्टर लेंथ है, यहाँ पे लॉन्गर लेंथ है, तो यहाँ शॉर्ट है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा। चलिए इनमें बताइए, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी पार्टिसिपेट कर रही है अट्रैक्शन में, यहाँ पे लोअर चार्ज डेंसिटी पार्टिसिपेट कर रही है अट्रैक्शन में, तो इसका ज़्यादा होगा। इन चारों में बताइए NaF, NaCl, NaBr और NaNi में। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो +1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ध्यान दो तो 1 निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज। हर एक आयनिक बॉन्ड पर आयंस पे चार्ज क्या आ चुका है, सेम। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर चार्जेस सेम हो जाए आयंस पे तो हमें किस फैक्टर पे ध्यान देना है, साइज के फैक्टर पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो साइज छोटा है, साइज छोटा है तो पास पास में है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा। सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतने अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ लैटिस एनर्जी NaF की ज़्यादा होगी, फिर NaCl की, फिर NaBr की, देन NaI की। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो सिल्वर के कैटायन को मैंने यूज किया है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज किया है। तो कैटायन के साइज को फिक्स कर दिया, एनायन का साइज बढ़ाते चले जा रहे हैं। एनायन का साइज बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कैटायन और एनायन के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। अगर गैप बढ़ता चला जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। इतना लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी एंड लैटिस एनर्जी के बारे में। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता क्या है, बात को समझिए। आपके पास मान लीजिए कोई सॉल्ट है, आपने उसको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कुछ टेम्परेचर दिया तो वो टूट गया, तो हम बोलेंगे कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। कोई हाई टेम्परेचर पे भी नहीं टूट रहा है तो हम बोलेंगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन ऐसा है जो हाई टेम्परेचर में अपने आप को स्टेबल करके रखा है। जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल करके रख सकता है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसी के कंसेप्ट को इधर हम लगाने वाले हैं और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड का मतलब वही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी होता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए रेडियम रेडियो एक्टिव मेटल है, उसको लिस्ट से हटा दिए हैं। ठीक है ना, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बस वहीं तक है। रेडियम रेडियो एक्टिव मेटल होता है। तो ग्रुप सेकंड में सबसे पहले मैं उसके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कौन कौन से आएंगे, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बैरियम ऑक्साइड। आप बात को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। यहाँ पे +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, -2 है, -2 है, -2, -2, -2। चार्जेस ऑन डिफरेंट आयंस क्या है, सेम है। और मैंने पहले ही बोला कि अगर चार्जेस सेम हो जाएं तो हमें किस फैक्टर पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है उसके साइज के फैक्टर पे। यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में गैप कम है, यहाँ कैटायन एनायन के बीच में गैप ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और भी ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हों तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। समझ में आई बात? डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, इसका सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका उससे भी कम। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है।
ये हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दोगे नहीं टूटेगा, ठीक है ना। ये थर्मली काफ़ी स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं टूटता है। तो रीज़न क्या दे सकते हो, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और चीज़ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये सबसे नया टॉपिक आया है आपके सामने, ये मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जाहिर सी बात है, मेल्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। कोई हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। कोई लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कैसा है। अगर आयनिक बॉन्ड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बनेगा, जिसको मेल्ट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वीक बॉन्ड बनेगा तो कम एनर्जी पे ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है, मेल्टिंग पॉइंट के साथ है। अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ती है। बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसका लैटिस एनर्जी कम है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है। ये रहा तो ऑक्साइड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कार्बोनेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बैरियम कार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ पे एनायन पे क्या है, चार्ज डेंसिटी फिक्स है, छोटा कैटायन है, बड़ा कैटायन है, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा और सबसे बड़ा। तो जाहिर सी बात है, छोटा कैटायन है, गैप कम रहेगा, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूँ बच्चों, तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बैरियम कार्बोनेट जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर भी दे दो तो टूटता नहीं है। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये आसानी से टूट जाते हैं। ये लगभग 800 के आसपास, 870 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूट जाता है। तो ये जो रीज़न है थर्मल स्टेबिलिटी का इस तरफ बढ़ना, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इन फजांस रूल। इसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, फजांस रूल में। फजांस रूल में इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कम है। इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो वी विल डिस्कस लेटर, ओके। डोंट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी इन थर्मल स्टेबिलिटी, ओके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। तो इतना लिखिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।